गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। भाई कैसे हैं आप सब। तो जिसका मैंने थंबनेल कल पब्लिश किया था, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला था मैं इसके बारे में बताऊंगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है, कितने नंबर का होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें है या नहीं है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को हम क्वालिफाई कर सकें। जैसा कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जो हुआ था, है ना, अभी तो 19 हुआ, 18 जो हुआ था ना, उसमें ये देखने को मिला कि 70 to 74% स्टूडेंट्स जो है वो क्या हो गए भाई, वो फेल हुए। तो काफ़ी के मन में ये डाउट उत्पन्न हो गया कि 100 नंबर का ये पेपर है और हम इसमें फेल कर गए, मैक्सिमम लोग फेल कर गए इसमें, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा आज वाले लेक्चर में, और क्या सिलेबस है, कितना सिलेबस है, क्या वेटेज होने वाला है, सभी चीज़ों को मैं दिल खोल करके बताऊंगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। तो एक बार फिर से सभी को भाई वेरी वेरी गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम मेरे जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके जो है पढ़ रहे होंगे। बहुतों का एम होगा जुडिशरी में जाना, बहुतों का एम होगा लिटिगेशन में जाना, काफ़ियों का एम जो होगा, बहुतों का एम जो होगा ना, वो कॉरपोरेट सेक्टर में जाना। अच्छा प्रोफेशन सबने चूज़ किया है तो भाई सबका एक ना एक मोटिव ज़रूर होगा कि उनको इस फील्ड में जाना है और अच्छा काम करना है, साथ ही साथ पैसे भी कमाने हैं, है ना। क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मैं, बताओ भाई। तो सभी को भाई सीताराम मेरे तरफ से, है कि नहीं। चलिए भाई, तो आज का हम लोग जो है बात स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्यों लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है सभी को पता है। जितने भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स होंगे या फिर लॉ स्टूडेंट्स जो होंगे, देख रहे होंगे, मुझे सुन पा रहे होंगे, उन सभी को पता है कि आखिर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का पीछे मोटिव क्या है। मोटिव सिंपल सा है कि यदि आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, लिटिगेशन के फील्ड में जाना है और प्रैक्टिस करना है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द लॉ ग्रेजुएट्स टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सभी को मैंडेट है भाई, मैंडेटरी है, सभी को एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, है कि नहीं। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ना, इसको कंडक्ट कराया जाता है। हमारा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्या कराया जा रहा है, कंडक्ट कराया जाता है। और तो और इसमें मैं बता दूं कि 3 घंटा का पेपर होता है। पेपर कितने का होगा, 3 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे। मैंने यहाँ लिखा है फुल मार्क्स 100। और हमारे जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे अनरिजर्व वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनको 45 नंबर चाहिए पास करने के लिए। और जो SC ST की कम्युनिटी से आते हैं, OBC की कम्युनिटी से आते हैं, 33 to 40 इसी के बीच में उनका नंबर रहता है, पासिंग मार्क्स इसी पे रहता है। ये नहीं है कि आप जो है क्या कहते हैं कि 50 नंबर लाओगे या 60 नंबर लाओगे तो ही पास होगा, ऐसा नहीं है। बहुत लिमिटेड नंबर है, 45 ही नंबर लाना है, मगर लाना पड़ेगा। आसान तो है ही, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, टफ नहीं है, आसान है। मगर जिस तरह का रिपोर्ट देखने को मिला हमें AIB 18 जो हुआ था, इसके पिछले साल ये देखने को मिला भाई कि 70 to 74% स्टूडेंट जो है वो फेल कर गए। और यही दुख की बात है कि ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम होता है ये भाई, ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि किताब बंद करके एग्ज़ाम होता है। आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बेयर एक्ट ले जाने के लिए अलाउ किया जाता है कि आप इन सभी सिलेबस का बेयर एक्ट अपने साथ कैरी कर सकते हैं। टोटल 19 सिलेबस है। टोटल कितने सिलेबस है, 19 सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अब तो अपने नए वाले जो लॉज है तीनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि अर्लियर इंडियन पिनल कोड, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट था ना 1 जुलाई से पहले। अब क्या है भाई कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, सिविल प्रोसीजर कोड है, टीपीए है यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, एसआरए है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, फिर उसी साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, फैमिली लॉ है, एडीआर है, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, तमाम सब्जेक्ट है। टोटल 19 सिलेबस है। यहाँ मैं 21 तक ले गया हूँ। कुछ ये टीपी और एसआरए को जो है ना इसी में आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट इसी में आ जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आ जाएगा, दोनों इसी का कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, टोटल 19 सिलेबस है। तो 19 सिलेबस कैरी करता है ये हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सिलेबस, ये इसका पार्ट है। टोटल 19 बुक है और आपको बेयर एक्ट ले जाना भी क्या है, अलाउ है। ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम है, लेकिन आप कहेंगे कि सर ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम है फिर भी लोग जो है वो क्या होते हैं, फेल हो गए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18th में उसमें फेल हुए। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें किताब पढ़ने का आदत होगा ही नहीं, उन्होंने कभी ढंग से किताब पढ़ा ही नहीं होगा। इस वजह से बेयर एक्ट कभी थॉरोली पढ़ा ही नहीं होगा। अदरवाइज अगर वो बेयर एक्ट को थॉरोली पढ़ते तो उन्हें पता होता कि जो हमारा क्वेश्चन है AIBE का अगर किसी सेक्शन से रिलेटेड है, किसी बेयर एक्ट के टेक्स्ट से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कंडीशंस से रिलेटेड है, उस बेयर एक्ट के इंडेक्स से भी रिलेटेड है, तो आखिर वो है कहाँ पर, किस चैप्टर में तुरंत मिलेगा, कौन से इंडेक्स में, अगर इंडेक्स देखे तो किधर होगा, किस तरफ होगा, कौन सा सेक्शन कैरी कर रहा होगा। अगर वो थॉरोली पढ़ते तो बड़ा ही इजीली से वो क्या होता, ढूंढ पा लेते। लेकिन हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में कभी कभार ऐसा होता है कि लोग किताब पढ़ना भी भूल गए, और ऐसा हो रहा है कि लोग ज़्यादातर गूगल पे हो, यूट्यूब पे हो रिलाई कर रहे हैं, जिसके कारण है वो कि किताब से वो दोस्ती नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि बुक्स हमारा एक ऐसा साथी है ना, ऐसा साथी है कि अगर आप इसको दिल से अपना लेंगे ना तो ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तुम जितने भी मेरे लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ स्टूडेंट जिनका एम है कि वो लिटिगेशन में जाने वाले हैं, तो बुक्स को पढ़ना दम फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर बैचलर डिग्री, वहाँ से ही जो है ना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप LLB फर्स्ट ईयर में हो या BLLB फर्स्ट ईयर में हो तो आप फर्स्ट ईयर से ही जो है ना बेयर एक्ट होगा आपके सिलेबस में। अगर होगा, ज़्यादातर BLLB में बहुत सारे लॉ के सिलेबस हैं नहीं, 2-3 है। अगर है भी, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ क्राइम है, ये सब अगर है भी तो आप बेयर एक्ट को धीरे धीरे पढ़ो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार तो आएगा, चौथी बार तो आएगा, कम से कम एफर्ट तो लगाओ, लेकिन बेयर एक्ट को पढ़ो। एग्जाम निकालना बहुत आसान है, ओपन टेक्स्ट बुक है भाई, 3 घंटा तुम्हारे पास समय है, 100 में महज 45 नंबर ही लाना है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 लाना है या 100 में 90 लाना है। और एक और बात बता दूं, नाम है बस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, यहाँ पर कोई रैंक नहीं बनता है, यहाँ पर कोई रैंक नहीं बनता। ये नहीं है कि यदि आप 100 में 70 नंबर ले आओगे तो तुम्हारा रैंक AIR 1 हो जाएगा या AIR 2 हो जाएगा, नहीं। ये एक माध्यम है इंडिया में प्रैक्टिस को स्टार्ट करने का। इसमें बस आपका महत्व किस चीज़ का है, सर्टिफिकेट का। आपके पास एक लाइसेंस हो जाएगा, एक एलिजिबल कंडीशन हो जाएगा कि आप जो है किसी भी कोर्ट में, आइदर वो सिविल हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कम से कम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। वहाँ जा कर के प्रैक्टिस तो अपना कर सकते हो। मैं फिर बताऊंगा कि हाई कोर्ट में भी AOR का एग्जाम होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी AOR का एग्जाम होता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसके बारे में भी मैं जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आऊँगा। उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या सिलेबस होगा, कितने घंटे का पेपर होता है, क्या क्या पूछा जाता है, बताऊँगा। लेकिन AIB एग्ज़ाम जो है ना एक माध्यम है इंडिया में प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ कोई रैंक नहीं बनता है, बड़ा ही आसान है। आसान तब है जब आप बुक्स को पढ़ोगे, जब आप बुक्स को थॉरोली पढ़ोगे। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है ना 5 स्टेजेस में है। मतलब इस 5 स्टेजेस का मतलब ये नहीं कि आज स्टेज 1 देकर के है, स्टेज 2 नहीं।
क्वेश्चन जो है ना 5 स्टेजेस में पूछा जा रहा है। तुम्हारा क्वेश्चन इंडेक्स से भी होगा, तुम्हारा क्वेश्चन सेक्शंस के जो टेक्स्ट हैं उससे भी होगा, तुम्हारा क्वेश्चन जो है इलस्ट्रेशन से भी होगा। उस बेरैक में जो इलस्ट्रेशन होता है ना, बेरैक में इलस्ट्रेशन देखोगे, आईपीसी में देखोगे, हर बेरैक में देखोगे तो वहाँ उससे भी होगा। तुम्हारा क्वेश्चन जो है उसके कंडीशन से भी होगा, बेरैक में कंडीशंस भी दिए हुए रहते हैं, उससे भी होगा। और साथ ही साथ केस लॉस बहुत अहम हिस्सा है भाई, केस लॉस को भूल मत जाना, केस लॉस पूछा ही जाता है। अब आप बोलोगे कि सर बेरैक में तो केस लॉस होता नहीं है, बेरैक में केस लॉस तो होता नहीं है, तो फिर अगर एग्जाम में हम बेरैक लेकर के जा रहे हैं और केस लॉस पूछेगा और मेरा दिमाग से में नहीं रहा, भूल गए, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भाई इसलिए तो कह रहा हूं कि आपको टेक्स्ट बुक हो चाहे बेरैक को बार बार पढ़ो और दिमाग में बैठा लो केस लॉस को। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारा केस लॉस पूछा जा रहा है, लिमिटेड अमाउंट में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा तो जाएगा। और बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं, सीक्रेट क्या है, ये सभी को पता है, सभी को पता है कि 60 to 70% जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, वो इन्हीं 4 चीज़ों पे है। या तो इंडेक्स से होगा, इंडेक्स से भी 10 से 12 सवाल तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं अगर आप चाहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 इसका लेकर के आऊँगा, जहाँ बताऊँगा कि सवाल को देखते के साथ कैसे पकड़ेंगे कि वो इंडेक्स में ही होगा उसका आंसर, सवाल को देखते के साथ कैसे पकड़ेंगे कि वो सेक्शन के टेक्स्ट से होगा, उसकी इलस्ट्रेशन से होगा, या फिर सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है ना, हर सेक्शन के बाद ऑर्डर होता है। अगर सीपीसी को थॉरोली पढ़े होगे तो सेक्शंस के बाद ऑर्डर दिए हुए रहते हैं, है ना, तो कैसे पकड़ में आएगा कि वो ऑर्डर का क्वेश्चन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पकड़ेंगे कि वो उस आर्टिकल में होगा। ये अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर इस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 2 से 3 लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यदि बताऊं कि इन्हीं 4 चीज़ों पे है भाई, जो 60 to 70% तुम्हारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। इंडेक्स पे ध्यान देना, बेरैक के इंडेक्स को जरूर ध्यान देना, थॉरोली उसको पढ़ना, साथ ही साथ बेरैक के सेक्शंस के जो टेक्स्ट है उसको भी पढ़ना, ठीक है, साथ ही साथ इलस्ट्रेशंस को भी पढ़ना, साथ ही साथ कंडीशंस जो दिए रहेंगे उसको भी पढ़ना। कोई ज़्यादा 30 मार खानियाँ नहीं बनना है ना, और डे बाय डे पढ़ो ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया कि एक दिन में जो है पूरा AIB का सिलेबस कंप्लीट, नहीं, ये सब वल्गर बातें हैं, ऐसा नहीं है। अगर यू आर लॉ ग्रेजुएट, इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट, देन you have to be increase your reading skill day by day by go thoroughly from बेरैक in the बेरैक, है कि नहीं। बेरैक में डे बाय डे पढ़ो ना, जैसे कि एक डे फिक्स कर दो कि आज मैं 4 बुक उठाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बुक उठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, IPC हो, CRPC हो और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो मैं आज उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो इंडेक्स में होंगे सेक्शंस, उसको बहुत गो थ्रू कर लूँगा। नेक्स्ट डे चैप्टर 3, चैप्टर 4 कर लूँगा। इसी तरह करते करते इन तमाम सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा। ऐसे में इस सभी सिलेबस का, साथ ही साथ इसका वेटेज, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अपने इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना PDF के फॉर्मेट में मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक पेपर तो नहीं कह सकते हैं, या बहुत टफ नहीं हो सकता, टफ है भी नहीं, ओपन टेक्स्ट बुक है भाई। आपको अपने पास बुक रखना है, बेरैक को रखना है और एग्ज़ाम देना है। बस दिमाग में यही रखना है कि आपने उस बेरैक को मन से एग्ज़ाम से पहले थॉरोली पढ़ा होगा, रीड किया होगा, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आए, अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। ये CRPC 83 में था, एग्जाम्पल में बस बता रहा हूँ, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप जैसे पूछेगा अरेस्ट, तो तुरंत दिमाग में काम करना चाहिए, अरे चैप्टर 5 में अरेस्ट दिया हुआ था, सेक्शन 41 से स्टार्ट था, जो कि 59 तक गया था, ठीक है। समन के बारे में पूछेगा, अरे भाई ये चैप्टर 6 में था, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, सेक्शन 61 से 69 में था। तो इस तरह से ये चीज़ बात जो है ना दिमाग में होनी चाहिए, है कि नहीं।
अगर दिमाग में रहेगा तो इजीली आप बेयर एक्ट को जो है ना पलटोगे और आंसर अपना तुरंत दे पाओगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर एक क्वेश्चन सही करोगे तो उस पर 1 नंबर मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होता है। मैं फिर से बता दूं, 45 नंबर चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी को पास करने, ठीक है। और मैं एक चीज बता दूं कि 2 बेयर एक्ट लेकर के जाना, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, आप कहोगे कि सर एक बेयर एक्ट खरीदने में बहुत पैसा लग जाता है, हम लोग के पास उतना फाइनेंस, कोई पास उतना फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं होता है, फाइनेंशियल उतना स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा करना कि आप जो है किसी लॉ स्टेशनरी में जाना, कहना कि मुझे आज भर के लिए बेयर एक्ट दे दीजिए, मैं फिर कल ला करके इसको लौटा दूंगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छी बात है। 2 बेयर एक्ट लेकर के जाओ। एक बेयर एक्ट अपना नोट्स वाला लेकर के जाना, जिसमें नोट्स भी होगा, ठीक है। अमूमन नोट्स वाला बेयर एक्ट एग्जाम हॉल में एंट्री करना प्रतिबंध है। क्या पता अगर अलाउ कर दिया जाए तब तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं अलाउ करे तो जो नॉर्मल बेयर एक्ट है, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेक्शंस है, इलस्ट्रेशन है, इंडेक्स है, कंडीशंस वगैरह दिए गए हैं, वो सब उसको लेकर के जाना। लेकिन बार बार यही कहूँगा कि बेयर एक्ट को थॉरोली अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो गो थ्रू थॉरोली। और अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो भी आप पढ़िए, क्योंकि आप जो है जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप आंसर टिक नहीं कर पाएंगे। अब कितना प्लस पॉइंट चाहिए भाई, ओपन टेक्स्ट बुक एग्जाम है। और एक चीज़ और जाते जाते बस यही कहूँगा कि देखो, दोनों 2 तरह के कैंडिडेट है, एक जिनको लिटिगेशन में जाना है और एक जिनको जुडिशरी करना है। तो मेरा कहना है कि लिटिगेशन वाले तो AIB का एग्ज़ाम देंगे ही, उनको देना ही है। लेकिन जो जुडिशरी कैंडिडेट हैं वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दें। अपना प्लान भी लेकर के चलो भाई। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि जुडिशरी जो है शायद अगर ना निकले, भगवान करे ऐसा नहीं हो, आप सभी का जुडिशरी निकले, ये मेरा दिल से दुआ है। और प्रे करूँगा आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए जिनका एम है जुडिशरी निकालना, आप सभी जज बने, अच्छे पोस्ट पे जाएं और देश के लिए काम करें। मगर 1-2% मान के चलो कि अगर नहीं निकलता है तो क्यों बाद में अपना समय बर्बाद करना, फिर से 1 साल तैयारी में लगना, या फिर जो है AIB का एग्ज़ाम के लिए 1 साल वेट करना है। नहीं, आप अगर पहले से AIB का एग्ज़ाम दे करके रखोगे तो अगर जुडिशरी नहीं निकला और आपका सडनली मन अब उसको ड्रॉप करने का मन बना लिया आपने कि अब मैं जुडिशरी नहीं करके लिटिगेशन में जाऊँगा, तो फ़ौरन जो है आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। तो दोनों कैंडिडेट को जो है ना AIB का एग्ज़ाम देना चाहिए। लिटिगेशन वाले को तो देना ही देना है, जुडिशरी वाले भी दें। आशा करता हूँ कि मैं बड़े ही आसान शब्दों में आप सभी को जो है ना बता पाया हूँ। यही वो उसका सिलेबस है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सभी सिलेबस के बेयर एक्ट को जो है ना थॉरोली पढ़ो मन लगा करके, तो डेफिनेटली आप स्कोरिंग भी करोगे और AIB में पास भी करोगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा बात समझ में आया होगा। अपना कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो MCQs हैं उसमें यदि चाहिए होगा, पूछना होगा कि कैसे देख कर के हम MCQs को पकड़ेंगे कि ये इंडेक्स में इसका आंसर मिलेगा या सेक्शंस के टेक्स्ट में होगा या इलस्ट्रेशन में होगा, तो वो भी मैं अपने पार्ट 2 लेक्चर में, अगर कहोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा, ठीक है, बड़े ही अच्छे से बनाऊंगा और आशा करूंगा कि आप सभी को समझ में भी आएगा, ठीक है। कोशिश बहुत करूंगा अच्छे से, तो आप कहोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए खुश भी रहें और ख्याल भी रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी टॉपिक में फंस भी रहोगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कहना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में हो या फिर कमेंट बॉक्स में हो ज़रूर बताने का कोशिश करूँगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर भी पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। हमेशा करते ही आया हूँ, कॉल करके भी पूछ लेना अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। खुश रहें और ख्याल रखें। गुड नाइट, जय हिंद और सीताराम सभी को।